सो वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि आर्टिकल 3 क्या होता है। आर्टिकल 3 से पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि वो इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी टेरिटरी का, किसी भी टेरिटरी इन द सेंस कि इंडिया की पार्ट की वो टेरिटरी होना चाहिए, इंडियन टेरिटरी में उसको काउंट होना चाहिए। तो रीएडजस्टमेंट की पावर होती है। किस तरीके से रीएडजस्टमेंट की पावर होती है वो वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल नाउ। ओके, Article 3 authorizes the Parliament to form a new state by separation of a territory from any state or by uniting two or more states or parts of the states or by uniting any territory of to a part of any state। जैसे इस पॉइंट का क्या मतलब है कि पार्लियामेंट के पास किस टाइप की पावर होती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि किसी भी टेरिटरी को, किसी भी दो टेरिटरी को वो एक टेरिटरी बना सकता है। किसी भी एक टेरिटरी का इतना छोटा सा पार्ट लेके वो दूसरी टेरिटरी में वो छोटा सा पार्ट ला करके मर्ज करके एक न्यू टेरिटरी बना सकता है। किसी भी एक टेरिटरी को दूसरे टेरिटरी के साथ मर्ज करके या किसी दो से ज़्यादा टेरिटरी के साथ मर्ज करके वो एक न्यू टेरिटरी बना सकता है। तो ये पावर जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट जो कि यहाँ पे डील करते हैं। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का कोई भी अगर हमारे यहाँ का कोई भी अगर एक कोई स्टेट है तो उसका कोई भी एरिया को वो इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, उसके एरिया को वो डिमिनिश भी कर सकता है। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। अभी तक तो टेरिटरी की बात हो रही थी पॉइंट नंबर 1 में, अब स्टेट की बात हो रही है। स्टेट जो कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये यूनियन का पार्ट होता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज जो होते हैं वो यूनियन के पार्ट नहीं होते हैं। मेक दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड। यूनियन के पार्ट वही लोग होते हैं जो कि फेडरल सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, और फेडरलिज्म यूनियन टेरिटरी से नहीं शो होता है। यूनियन टेरिटरी हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज टेंडेंसी दिखाती है हमारी सेंटर की। ठीक है, मेक दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड। यूपीएससी हमारे साथ इन्हीं सब स्टेटमेंट्स के साथ वो हमें चेक करता है कि हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और तो और वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है टू ऑल्टर द नेम को भी वो बदल सकता है। किसी भी स्टेट का जो नेम होता है उसको वो चेंज कर सकता है। ठीक है, However, Article 3 lays down two conditions in this regard. 1. A bill contemplating the above challenges can be introduced in Parliament with the prior recommendation of the President. ठीक है, and second, before recommending the bill, President has to refer the same to the legislature concerned for expressing its views within the specified period. तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है कि बिल जो होता है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा क्या है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले इस स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ के एरिया को अगर हम डिमिनिश कर रहे हैं या इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस एरिया को हमें उस एरिया के स्टेट लेजिस्लेचर को हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन इस स्टेट लेजिस्लेचर के जो ओपिनियंस होते हैं वो पार्लियामेंट को मैटर नहीं करते। ठीक है, इसके जो ओपिनियंस होते हैं वो पार्लियामेंट को बिल्कुल मैटर नहीं करते। वी विल सी नाउ। फर्दर, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के पार्ट को लेकर के वो यूनाइट कर सकता है, कोई भी एक न्यू स्टेट बनाया जा सकता है। पूरी तरीके से एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट की ये पावर होती है। ठीक है, The President is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them. तो जो स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस भी एरिया को अगर हम डिमिनिश कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, वहाँ के एरिया को इंटीग्रेट करें किसी दूसरे एरिया में, तो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र किया जाता है एक बिल पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट जो होता है वो रेफ़र करता है बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब ये अगर रेफ़र करता है तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी जो भी व्यूज़ होंगे वो इसके ऊपर बाइंडिंग होंगे, तो व्यूज़ आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है, व्यूज़ जो इसके ऊपर के जो व्यूज़ होते हैं दैट आर नॉट बाइंडिंग, व्यूज़ आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है, ये चीज़ें तो हम लोग पता चल गई। तो इसका ये मतलब है कि पूरी तरीके से ये एक्सक्लूसिव पावर होता है। अब एक्सक्लूसिव वर्ड का अगर मैं बार बार अगर जिक्र कर रही हूँ तो एक्सक्लूसिव पावर वर्ड का क्या मतलब होता है। एक्सक्लूसिव पावर्स हम लोग आगे में बहुत ज़्यादा ये टर्म सुनेंगे, एक्सक्लूसिव पावर्स। एक्सक्लूसिव पावर्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ इसी के पास ये पावर है, ये अपनी ये पावर किसी और के साथ शेयर नहीं करता है। तो एक्सक्लूसिव पावर का यही मतलब होता है। जैसे हम लोग आगे के टर्म्स में ये देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर, प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर्स, गवर्नर की एक्सक्लूसिव पावर। तो ये सारी एक्सक्लूसिव पावर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो इस एक्सक्लूसिव वर्ड का क्या मतलब होता है। इस एक्सक्लूसिव वर्ड का यही मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है। इन टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है। ठीक है,
Further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in the parliament. In case of union territory, no reference need to be made in the concerned legislature to ascertain its views and the parliament can itself take any action. जैसा हम लोगों ने जाना कि यूनियन टेरिटरीज के सेंस में कभी भी किसी भी यूनियन टेरिटरी को रेफर पार्लियामेंट नहीं करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो होता है, जो हमारी जो सेंटर होती है, यूनियन टेरिटरी उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम वहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड पावर चलती है। अगर वो सेंट्रलाइज्ड पावर अगर वहाँ चल रही है तो वहाँ पे उनकी पावर होती है कि वो बिना किसी के परमिशन के वहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होता। स्टेट लेजिस्लेचर में पहले उनको ये चीज़ें रेफ़र करनी होती हैं उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर को एंड भले उनका जो भी डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ दस क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। तो इनफैक्ट द नेम को भी बाउंडेड होता है कि नेम भी वो बदल सकता है। माय डियर, मेक दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड कि नेम को बदलना, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के नेम को बदलने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। बट अगर पर्टिकुलर स्टेट में अगर किसी स्टेशन के नेम को बदलना है, किसी डिस्ट्रिक्ट के नेम को बदलना है, तो वो पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, उसमें पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है। ये ओवरऑल स्टेट की नाम की बात करता है। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज पड़ा, तो ये पार्लियामेंट की पावर थी कि इलाहाबाद को उन्होंने प्रयागराज, लेकिन अब बट इलाहाबाद के विद इन द इलाहाबाद को अगर कोई चेंजेस आएंगे, कोई स्टेशन में के नेम में अगर चेंजेस आएगा तो वो पूरी तरीके से यूपी गवर्नमेंट के ऊपर होगा कि वो क्या नेम रखना चाहती है, ठीक है। Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the Constitution. Therefore, India is rightly described as indestructible union of destructible state. ये जो phrase है ये बहुत ही important है, indestructible union of destructible states, ठीक है, destructible states। तो इसका क्या मतलब होता है? indestructible union ऑफ डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि हमारा जो यूनियन है उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। इंडिया एज अ होल, ठीक है, सॉरी फॉर माई ड्रॉइंग, इट्स नॉट दैट गुड। सो इंडिया एज अ होल उसको कोई तोड़ नहीं सकता, बट विद इन डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। एक को दूसरे पार्ट में इंक्लूड किया जा सकता है, दूसरे को तीसरे पार्ट में इंक्लूड किया जा सकता है, एक पार्ट के एरिया को कम करके दूसरे पार्ट के एरिया को बढ़ाया जा सकता है, ये चीज़ें की जा सकती है। बट इंडिया एज अ होल, इसीलिए बोला जाता था आर्टिकल 1 जो हमारा है वो ये बोलता था इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब होता है कि हमारे स्टेट्स के बीच में ऐसी कोई अग्रीमेंट नहीं है कि उस अग्रीमेंट के थ्रू वो लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, नहीं, ऐसी कोई अग्रीमेंट नहीं है। हाँ, बस ये है कि एक दूसरे के साथ वो लोग एक सामंजस्य से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एंड वो यूनियन का पार्ट है। वो अपने आप हमारे इंडिया से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं वो, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स वेयर एज द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। इसका सीधा यही मतलब होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास रिवर्सिबली ये पावर नहीं होती कि वो यूनियन को डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। इन यूएसए ऑन द अदर हैंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए में स्टेट की जो एग्जिस्टेंस है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। उसमें ये होता है कि वो एक फेडरेशन है। यूएसए का एग्जांपल लिया गया, वो एक फेडरेशन है। फेडरेशन का ये मतलब होता है जितने भी स्टेट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड इस अग्रीमेंट से जुड़ने का क्या मतलब है कि अगर ये अग्रीमेंट को ब्रीच भी किया जा सकता है, स्टेट्स जो हैं वो यूएसए के पार्ट से अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द बॉर्डर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती, क्योंकि स्टेट्स की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। स्टेट्स सिर्फ और सिर्फ एक अग्रीमेंट के थ्रू वो यूएसए के यूनियन का पार्ट होते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उससे अलग नहीं हो सकते। और यूएसए की गवर्नमेंट के पास ये पावर भी नहीं होती है कि वो स्टेट्स, जो यूएसए के जो स्टेट्स हैं उनको वो डिमिनिश कर सके या उनके एरियाज़ को अल्टर कर सके या ऐसी कोई चीज़ें कर सके, ठीक है। That is why the USA is described as indestructible union of indestructible states. तो indestructible union, USA के एज अ यूनियन को भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है एंड स्टेट्स को भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ना यूएसए की गवर्नमेंट स्टेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ यूएसए यूनियन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये एकदम सिमिलर पैरेलल पावर चलती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल पावर, ठीक है। Moreover, the Constitution, Article 4 itself declares that the laws made for admission or establishment of new states, ठीक है। अब हम लोग न्यू आर्टिकल
4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, जितनी भी इंटरनल रीएडजस्टमेंट की चीज़ें पढ़ी, जो भी चीज़ें पढ़ी, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 3 का पार्ट होती है। आर्टिकल 4 क्या मेंशन करता है कि declares that laws made for the admission or establishment of new states and formation of new states, alteration of the boundaries of the states of existing states, जो भी आर्टिकल 3 में मेंशन है, जितनी भी चीज़ें आर्टिकल 3 में मेंशन है, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 एक ऐसा आर्टिकल डाला गया है जिसके थ्रू हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, हमारे नीड के अकॉर्डिंग, हमारे चेंजिंग सिनारियोज के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किया जा सकता है। अमेंडमेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट वर्ड का मतलब होता है कि हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब चेंज लान करना चाहते हैं क्योंकि जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी प्रेजेंट सिनारियो का ऐसा कोई रेफरेंस नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, इसलिए उन्होंने एक अमेंडमेंट का क्लॉज डाला कि अगर हमारी सोसाइटी के में कोई चेंजेस आता है या हमारे इंडियन सिनारियो में कोई बदलाव आता है तो आप इजीली उसको अमेंड कर सकते हो। और वो अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे होता है? आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट होता है। और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट हुए नहीं है, जस्ट आफ्टर 1 ईयर 1950 26 जनवरी को पूरी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अडॉप्ट हो गया था। बट हमारा द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट दैट टुक प्लेस इन 1951, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी कंडीशंस थी जो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट करके रखी थी, बट उन कंडीशंस को उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना वही बहुत बड़ी बात थी। एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इतना सोचा कि एक अमेंडमेंट का क्लॉज डालना ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। ठीक है, तो अब आर्टिकल 4 के अंदर क्या है कि आर्टिकल 4 में कोई भी अगर आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसको आर्टिकल 4 के तहत ये बात बोली जाती है कि वो आर्टिकल 368 में उसको अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। अगर हम ऑल्टर कर रहे हैं बाउंड्रीज को, अब उसमें हम आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 4 में मैंशन है ये चीज़ें। ठीक है, दिस मीन्स दैट सच लॉज कैन बी पास बाई सिंपल मेजॉरिटी एंड बाई ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव। तो आर्टिकल 3 में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास होता है। सो लेट मी नो दैट यू ऑल नो और नॉट कि आप ऑर्डिनरी जो मेजॉरिटी होती है, सिंपल मेजॉरिटी होती है, वो एक्चुअली में क्या होता है और कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है एंड किस मेजॉरिटी से आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट होता है। लेट मी नो कि आपको कितनी चीज़ें पता है। लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, Does the Parliament to diminish the areas under Article 3 include also the power to cede the territory of the foreign country? देखिए क्या होता है कि क्या हमारे आर्टिकल्स 3 के थ्रू हमारे यहाँ इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करते हैं तो क्या हमारा इंडिया, जैसे कि अगर ये पूरी तरीके से इंडिया है तो क्या इंडिया का कुछ पार्ट वो फॉरेन टेरिटरी को हमारा पार्लियामेंट दे सकता है? ये क्या पार्लियामेंट के पास पावर होती है इस चीज़ की? तो दिस क्वेश्चन केम अप फॉर द एग्जामिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन 1960। तो ये 1960 में ये रेफरेंस लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड पार्ट ऑफ टेरिटरी नोन एज बेरूबारी यूनियन। बेरूबारी यूनियन केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि आया था, कब आया था? जब बांग्लादेश में कोई ऐसी चीज़ें हुई थी कि कुछ बांग्लादेश में हमारे कॉन्क्लेव्स थे एंड कुछ उनके इनक्लेव्स हमारे यहाँ पे थे, तो बेरूबारी यूनियन केस आया था। ठीक है, एंड लेट्स सी कि क्या है ये केस। ठीक है, वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान लेड टू पॉलिटिकल एजिटेशन एंड कंट्रोवर्सी एंड देयरबाय नेसेसिटेटेड द प्रेसिडेंशियल इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारे कंट्रीज़ में कुछ ऐसे इनक्लेव्स थे जो कि बांग्लादेश को बिलोंग करते थे और बांग्लादेश से कुछ इनक्लेव्स थे जो कि इंडिया को बिलोंग करते थे। तो क्या अब किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट power of parliament to diminish the area under article 3 does not cover the cessation of the Indian territory to foreign state। इंडिया के अंदर की जो भी टेरिटरीज है उसको डिमिनिश किया जा सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट अपनी पार्ट की टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को वो दे सकता है। ठीक है, बाय अमेंडिंग हेंस द इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के थ्रू अगर अमेंडमेंट होता है, अगर आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट होता है मतलब उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में पार्लियामेंट के सारे लोगों की सहमति होती है एंड सहमति के बाद आप किसी भी अपने टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को दे सकते हैं। आप ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से आर्टिकल 3 के अंडर में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, ये आप कर सकते हो अंडर आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, कंसिक्वेंटली 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज इनैक्टेड टू ट्रांसफर द सेट टेरिटरी टू पाकिस्तान। ठीक है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसीलिए इनैक्ट किया गया था ताकि आप जो
भी टेरिटरीज़ है वो पाकिस्तान को देना है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान माना जाता था उस टाइम पे, एंड उस ईस्ट पाकिस्तान को देना था, तो ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल दैट सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज टू फॉरेन कंट्री। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल कि इस कंट्री में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि दूसरे कंट्री के, इस कंट्री में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे कंट्री के हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि आप वो पार्ट अपने पास रखो, हम वो पार्ट आपका वाला पार्ट अपने पास रखते हैं, आप मेरा वाला पार्ट अपने पास रखो, तो ये एक क्या हुआ, ये एक सेटलमेंट हो गया। एंड इस सेटलमेंट के थ्रू कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती कि आप अमेंडमेंट कर रहे हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो सेटलमेंट के केस में कोई भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इट क्या बस सेसेशन के केस में अगर हमारा टेरिटरी अगर किसी दूसरे फॉरेन स्टेट को जा रहा है, तब आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सो वी विल बी डीलिंग टिल दिस टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट coming videos. Thank you so much.